नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जम्मू बस स्टैंड पे खड़ा हूं। हालांकि यहां के हालात आपको देखते हुए बयान कर रहे होंगे कि जहां पे 24 घंटे यहां पे चहल पहल होती थी, लेकिन आज बिल्कुल बेरौनकी छाई हुई है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट की गाड़ियां ही चल रही हैं, जो प्राइवेट गाड़ी हैं कम्प्लीटली बंद हैं। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर्स का है, आज वो 8वां दिन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का, और अभी भी सरकार ने उनकी किसी भी बात का कोई भी फैसला नहीं किया। इस वक्त जो कि ये बस स्टैंड के जो मेन आउटर गेट है, हम वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से गाड़ियाँ निकलकर दिल्ली के लिए या उधमपुर के लिए या कटरा के लिए निकलती है। हालांकि अगर मैं अपने सामने अगर पंप की बात बताऊँ तो इस पंप पे जो है, जो श्रीनगर की ओर जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो बनती थी, लेकिन आज वहाँ पे भी सुनसान है। 24 घंटे यहाँ पे रौनक होती थी, और यहाँ पे आए दिन जिस तरीके से लोगों का कम आना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी दुकानदार से आपकी बात करवाएं। हमारे साथ यहाँ पे जो है, जो यहाँ से जो अंडे जो हैं यहाँ से जम्मू के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनका भी आज इन्होंने भी सामान उतना ही रखा है जितना कि बिक जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का आना है बहुत कम हो चुका है। और इस वक्त हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। आपका नाम? सोहनलाल जी, जब से ये गाड़ियाँ हड़ताल पे जा चुकी हैं तो कितना फ़र्क पड़ा है आपके बिज़नेस को? बिजनेस में फ़र्क तो पड़ गया है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जिस तरीके से यहाँ पे बेरौनकी देखने को आपको मिल रही है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि लोगों का आना जाना और उनकी दुकानों से यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करना कहीं ना कहीं इनकी भी रोज़ी रोटी चलती थी। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से यहाँ के हालात बयां कर रहे हैं और कोरोना की मार कहीं ना कहीं पड़ रही है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर्स का जो 8वां दिन है, सरकार कहीं ना कहीं अड़ियल जो रवैया अपनाए हुए है। अब सोचना सरकार को होगा कि जल्द से जल्द उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए और जो रोड्स को फिर दोबारा बहाल किया जाए और यहाँ पे दोबारा से रौनक लाई जाए। अनिल गुप्ता, जम्मू। मैडम, आप थोड़ा पीछे हो क्योंकि गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही हैं, ना ही कान खुल रहे हैं उनके। आज मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अंधी और बहरी हो चुकी है। वो ये नहीं देख रही है कि 50% पे कैसे गाड़ी चलेगी। 50% पे तो हमारा डीजल भी नहीं पूरा होता है। और इस हालात में आज गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि
ये अगर चल नहीं रहे हैं, 8वां दिन है, तो हम कोई ना कोई बात करें ताकि जो है लोगों को, आम लोगों को तकलीफ ना हो। और ट्रांसपोर्टरों का जो हमारे लोन्स हैं, हमारा जो पिछली जो कोरोना की मार से अभी नहीं हम उभरे हैं, तो इसमें 50% पे हमारा डीजल भी नहीं पूरा होता है, तो हम कैसे गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी हमारी कोई बात नहीं सुन रही है और सुनवाई नहीं है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से और एलजी साहब से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ का कोई फैसला किया जाए ताकि जो है ट्रांसपोर्टर्स बच सकें और ट्रांसपोर्टर जो है वो सड़कों पे ना आए। अपील की जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसमें कुछ कॉलोनियां रेड जोन घोषित हो चुकी है। इसमें तीरथ नगर, दुर्गा नगर, बारिश नगर, कर्नल कॉलोनी, तजीर नगर और हजूरीबाग रेड जोन घोषित हो चुके हैं। इन कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, चलने फिरने से परहेज करें, इस महामारी से बचने के लिए अपने आप को बचाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये तालाब तलो क्षेत्र में, मैं अपनी वार्ड की बात करूं तो हजूरी बाग और कर्नल कॉलोनी हो गया। वार्ड नंबर 40 में तीरथ नगर, भारत नगर और दुर्गा नगर का जो क्षेत्र है, इनको जो है सेटलमेंट इनकी की गई है, क्योंकि यहाँ पे कोविड के केसेस काफ़ी। पानी का मामला पिछले 10 साल से पानी जो चल रहा था, पाइपें लगी हुई थी, तो वो सभी उन्होंने खाड़ कर फेंक दिए। तो हमारी लड़कियां पानी में जाती हैं, उनको पत्थर वगैरह फेंकती हैं, जाने नहीं देते। तो जो पाइप थी वो पेप्सी की तरफ से लाइन लगी हुई थी पहले से, वो उन्होंने खाड़ दी है। माह रमज़ान के महीने में हमें पानी की शॉर्टेज है, हमारा मालूम है इसी और हम खुद कैसे वाक़ ठेरा तो कम मल्लाहाड़ी वार्ड नंबर 4 क्यों आना पड़ा, पुलिस स्टेशन इसलिए आना पड़ा कि वहाँ मौके पर जाएँ और देखें हमारी क्या कंडीशन है, तो हमारा पानी पाइपें वहाँ लगाई जाए। तो हम लोग यहाँ यही मांग करने के लिए आए, एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं या सेटलमेंट से भी यही कहना चाहते हैं, हम मौके पर जाकर कंडीशन देखें। अभी कुछ नहीं किया सर, हमने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन वह मौके पर है मोबाइल में। आज कोविड-19 के टेस्ट हम शेर कृष्ण ब्रिज पे सुबह से हमारा ये शुरू है प्रोग्राम। तो जो भी गाड़ी इंटर हो रही है पुंछ में, उसकी हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं। तो सर इसमें रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आए तो हम उसको वो भेज देते हैं, हम उसको हमारा बाद में उसको पॉजिटिव आता है इन केस, तो हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। अपने डिपार्टमेंट में भी, हेडक्वार्टर से भी फ़ोन आ जाएगा उसको। तो लोगों से क्या गुजारिश करना चाहिए? लोगों से हम यही कहते हैं कि अपने यहाँ अपना कोविड से बचने के लिए अपना टेस्ट करवाएँ। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो इससे पता चलता है कि हम पॉजिटिव हो तो उससे इन टाइम पे अपना ट्रीटमेंट लेकर तो ठीक हो सकता है इंसान। अगर ज़्यादा देर हो तो आपको पता है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इससे पूरी देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये कोविड-19 में महामारी चल रही है। इससे अपना स्टे सेफ रहेंगे, अपना जितना भी टेस्ट वगैरह कराएंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, इतनी सेफ्टी होगी। शुक्रिया, थैंक यू। मैं और हमारी मैडम चेयरपर्सन ताज़िम अख्तर साहब हम इकट्ठे यहाँ पे आए थे। हमने हर वार्ड का इमरजेंसी से लेके कोविड वार्ड, ओपीडी, जहाँ पे भी ब्लड बैंक, सब वार्ड का दौरा किया। दौरा करने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि हमें यहाँ पे अभी बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। हमें हॉस्पिटल पे, यहाँ पे हमने कोविड वार्ड में देखा, यहाँ पे
सफाई का मैं बोलूँगा कि वॉशरूम्स की और जो वो प्रॉपरली सफाई नहीं होती है। और इसके अलावा जो हमारा गायनी डिपार्टमेंट है, उस गायनी डिपार्टमेंट के भी वार्ड्स में जो मेरे को लगता है कि वो एट पार नहीं है। उसके अलावा जहाँ पे हमारा डायलिसिस यूनिट है और हमारा जो न्यू नेटल केयर सेंटर है, वो मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी बेहतर हालत में है, जिसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। लिहाजा हमने आज देखा है जो कमियां हैं या जो हमें फ़र्कन आने वाले वक्त में हमें इस पे मेहनत करनी है। हम सीएमओ साहब बैठ के, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी जो टीम है, उसमें हम बैठ के इंशाल्लाह हम इस पुंछ के हॉस्पिटल का इंफ्रा भी, यहाँ पे जो डॉक्टर्स की कमी है उनको भी, नर्सिस की कमी है उनको भी ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये मांग पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द इन कमियों को पूरा करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे। सर, सीटी स्कैन मशीन लगाई गई थी, तो आज तक भी लोग जम्मू जाके ही सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो उसके लिए बदकिस्मती है हमारी। बाहर से डॉक्टर्स यहाँ पे आना नहीं चाहते। मैंने उनसे पूछा भी कि एज ऑन डेट हमारे पास सिर्फ 40 डॉक्टर की स्ट्रेंथ है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें 110 डॉक्टर्स की है। तो मोर देन 70% डॉक्टर्स ही हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास एनेस्थीसिया के यहाँ पे नहीं है, हमारे पास फिजिशियंस की यहाँ पे कमी है, सर्जन की कमी है, आर्थो की कमी है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स में यहाँ पे कमी है। ये मैं इसे अपनी बदकिस्मती समझूंगा और मैं ये समझूंगा कि शायद हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं कि हमें हेल्थ केयर को भी बेहतर करना है, या जिस तरह भी है। अब ये चीज़ें हमारी, इसीलिए हमने सबसे पहले आज हॉस्पिटल को देखा, क्योंकि अब कोविड का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर है, जिसके लिए हमें अपने हॉस्पिटल्स को बिल्कुल इक्विप करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिसकी ग्रांट हमें आ गई है, जिसका टेंडर मेरे को लगता है कि हम 2-3 दिन में फ्लोट कर देंगे। वो ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में और मंडी में लगने की तैयारी हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें 1-आध महीने तक हमारे ये ऑपरेशन हो जाएंगे। जो पुंछ वाला है वो ऑपरेशन, उसका ऑक्सीजन का स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की कम से कम जो कमी यहाँ पे है उसको पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरह से सर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको लेकर पुंछ की आवाम को क्या पैगाम? यही कि इस लड़ाई में हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमें एहतियात करनी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का और हमारी जितनी भी SOPs गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, हमें उनका पालन करना है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में और दुनिया के दूसरे कोनों में जिस तरीके से ये इस बार फैल रहा है, तो वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही दर्दनाक है। जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, उनको जलाने और दफनाने की जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पे भी क्यूज़ लगी हुई हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा अपने लोगों से कि अपने घरों पे रहें, घरों पे भी एहतियात करें। जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि आप एहतियात करेंगे तभी जाके हम बच। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ। और हम आपको बताना चाहते हैं कि नौशहरा के अंदर पंचायत दढ़ाक की वार्ड नंबर 5 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। मोहम्मद सलीम सनफ मोहम्मद बशीर अहमद, जो कि अपनी माल मवेशी को लेकर नदी पे गया हुआ था। माल मवेशी को चरा करके पानी पिलाने के लिए नदी पे गया था, और नदी जो है काफ़ी गहरी थी, और वहाँ जा कर के कहीं उसका पाँव स्लिप हुआ, और स्लिप होने से वो गहरी नदी के अंदर चला गया। ये जो दुर्घटना घटी, ये दोपहर के समय 12 और 1 बजे के बीच की बात हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद छोटे छोटे वहाँ बच्चे थे, बड़ा वहाँ कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो उसको कोई निकाल नहीं पाया, और वो तैरना भी नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो खुद ही डूब गया। और डूबने का कारण जो है वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि उसका खुद का ही पाँव स्लिप होने से वो गहरी नदी के अंदर डूब गया। और उस समय जो है वहाँ कोई भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे। जब तक बच्चे घर पहुँचते और घर से लोग इकट्ठे होते, तब तक वो काफ़ी समय हो चुका था, और वो अपना चिल्लाता हुआ गहरी जो नदी थी उसमें चला गया। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है
वो काफ़ी देर तक गांव के लोग जो है उसको ढूंढने में काफ़ी समय लगा। नौशहरा पुलिस स्टेशन को भी इतला दी गई और पुलिस मौके पे गई और मौके पे जाकर के पुलिस ने भी काफ़ी अपनी कोशिश की, लेकिन उसको ढूंढने में काफ़ी समय लगा। लोगों ने जो है, गांव के लोग जो थे, उन्होंने गहरी नदी के अंदर काफ़ी जो है मेहनत की और मेहनत करने का नतीजा ये निकला कि शाम के 6 बजे के करीब जो है उसकी डेड बॉडी को जो है एक गांव वालों ने ही निकाला और निकाल करके वो काफ़ी समय जो है बीत चुका हुआ था। वो मृत शरीर जो है वो जो है बाहर निकाला गया। उसके बाद की घटना हम आपको बताएं कि वो समय जो है काफ़ी मतलब ये था कि उस समय जो है उनको दफनाया नहीं जा सकता था। लोग जो है उनके रिश्तेदार जो है काफ़ी दूर थे, इसकी वजह से आज जो है उनका अंतिम जो दफनाने का क्रिया थी वो पूरी नहीं हो सकी और ये सब जो है कल पे छोड़ा गया। पुलिस ने काफ़ी अपनी कोशिश करने के बाद ही ये शरीर जो है बाहर निकल पाया। हम आपको बता रहे थे कि छोटे छोटे इस गरीब परिवार के जो बच्चे थे उनका अब कोई सहारा नहीं रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ जो है राहत जो है ज़रूर दी जाए, ताकि ये परिवार जो है वो बेसहारा होने का सदमा जो है वो ना देखे और उनको कोई ना कोई जो है मदद जरूर की जाए। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक, मोहनलाल छिबर के साथ, नौशहरा। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोविड के केसेस आए दिन की बढ़ोतरी जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, उसी को देखते हुए प्रशासन जो है काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है और अपना सख्त रवैया रखते हुए आज उन्होंने तलाब तिल्लो एरिया के 4 मोहल्ला जो 4 वार्ड थे, वहाँ पे चारों वार्डों को माइक्रो क्वारंटाइन जोन बना दिया है। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहाँ पे जो 25 से 30 जो केसेस उन 4 वार्डों से निकले हैं, उसको देखते हुए सरकार ने काफ़ी सख्ती कर दी है और घरों से ना निकलने की हिदायत है लोगों को काफ़ी दे रही है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं, किसी भी बाहर के बंदे को उन वार्डों में जाने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही उस मोहल्ले के किसी आदमी को वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त होगी। और उनको लोगों को यही हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में रहें। कोई भी ज़रूरी सामान कुछ होगा तो जो भी पुलिस चौकी साथ में है, वहाँ पे पुलिस के जो गार्ड के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उस पूरे इंतज़ाम को देखने के लिए, उनको कहा जाए और वो घरों तक उनका पूरा सामान पहुँचाएँगे। और कहीं ना कहीं सरकार इस वक्त कहीं सख्त रवैया अपनाए हुए और देखना ये है कि अब सरकार के सख्त रवैये को लोग कितना फॉलो करते हैं। हालांकि आए दिन जिस तरीके से सरकार की जो नई गाइडलाइनें जो आ रही हैं, उसको देखते हुए सरकार इस वक्त और ज़्यादा सख्ती करने के मूड में है और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के बाद कम्प्लीटली लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट है वो सरकार द्वारा की जाए। अब देखना ये है कि सरकार इन सख्तियों के बावजूद कोरोना के ऊपर किस तरीके का मुकाबला करती है और आने वाले दिनों में ही इस चीज़ का पता चलेगा। अनिल गुप्ता, जम्मू। पहले आप सब मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज संस्था कोरोना के साथ जंग में अपने लोगों के साथ और प्रशासन के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। हम प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ भी जनता को हमारी ज़रूरत होती है हम दिन रात उनकी सेवा में लगे हैं। आप सब सहयोगियों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शायद हम सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इस टाइम ज़रूरी है कि सरकार और प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनके साथ जो है वो अधिक से अधिक जो है वो चला जाए। और दूसरी तरफ मेरी प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि हमारे कुछ जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कई बार जो है हमारे लोग कुछ दिशा निर्देशों को समझ नहीं पाते, तो मेरी ये अपील ज़रूर रहेगी कि बड़े ही पोलाइट तरीके से जो है वो लोगों को गाइड किया जाए ताकि लोग आगे से खुद सहयोग करें। दूसरा जो आज का मेरा एक खास मुद्दा ये है कि जब से जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो हड़ताल शुरू हुई है तो आम पब्लिक को बहुत जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास करके जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं
ऊपर से इस टाइम जो है वो शादियों का सीज़न भी है, हालांकि काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बट फिर भी जो है वो आम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आप सब सहयोगियों के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ लगातार वार्ता की जाए और इस समस्या का जो है वो जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। दूसरी मेरी एक गुजारिश रहेगी सरकार से और जिला प्रशासन से कि जब तक जो है वो इस समस्या का हल नहीं होता बातचीत के जरिए, तब तक जो है वो एटलीस्ट गवर्नमेंट जो SRTC की बसेस हैं वो जो है वो इन कुछ इलाकों को भेजी जाएं। मैं बतौर जिला पार्षद होने के नाते, पंचारी मोंगरी को रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, मैं एक पंचारी के लिए और एक मोंगरी के लिए जो है एक दो SRTC बसेस की डिमांड करता हूँ, ताकि जो है पब्लिक को कुछ जो है वो राहत की जो है वो पब्लिक राहत की सांस ले सके और उनको जो है वो खास करके जो है वो आने जाने में कोई खास प्रॉब्लम ना हो। एक और जो इशू है, पिछले दिनों जो है वो एक ग्रामीण विकास विभाग ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स के नए जो D-कास्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके कार्ड बन रहे हैं और गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इसमें जो है वो इंक्लूड किया जाए ताकि उनको कोई ना कोई जो है वो रोजगार दिलाया जा सके। बट क्योंकि इसमें जो है एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो था वो भी एक मेन वो था, एक ज़रूरी चीज़ थी जिसको बना के जो था इस फाइल में लगाना था। बट क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे युवा साथी जो हैं अब उनको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो उनकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो अदर फादर के नाम पे है या ग्रैंडफादर के नाम पे है। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से 30 तारीख को उसकी डेडलाइन रखी गई थी। तो मेरी प्रशासन से ये अपील रहेगी कि वो 30 तारीख की जो डेट है उसको बढ़ा के कुछ दिन उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो है लोगों को कुछ और टाइम मिल सके ये कार्ड बनाने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमारा मेन मोटिव था कि जो रूरल हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको रोजगार दिया जा सके, वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही आज के मेरे 2-3 इशू थे। एक तो पंचारी मोंगरी के लिए मेरी खास डिमांड रहेगी, मैं फिर से डिमांड करना चाहता हूँ कि 2 बसेस, एक पंचारी के लिए और एक मोंगरी के लिए मैं SRTC बसेस की डिमांड करता हूँ। और साथ ही साथ मैं बाकी जो हमारी जितनी भी ग्रामीण कंस्टिट्यूंसीज हैं, 14 कंस्टिट्यूंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की, मेरी यही डिमांड रहेगी कि सब कंस्टिट्यूंसीज को जो है वो एक ना एक जो है वो SRTC बसेस दी जाए, ताकि जो इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, हालांकि हम पंचायती राज संस्था लोगों को यही अपील कर रही है कि आप जो अगर आपको ज़रूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो आप अपना ट्रैवल टालिए, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो लोग जो है वो राहत की सांस ले सकें। नमस्कार, JK न्यूज़ ब्रेक इस वक्त पहुंच चुका है मुट्ठी, जहां सोशल वेलफेयर ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर बना है। यहां पे वैक्सीनेशन प्रोसेस पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषित किया गया है कि 4 बजे से वैक्सीनेशन की ड्राइव जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा पूरे भारत में। 18+ से लेकर 45 के बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं, यंग जनरेशन, उनको टीकाकरण पहली मई से लगेगा। अभी हम मुट्ठी के पास सोशल वेलफेयर वैक्सीनेशन सेंटर में आए हैं, जहाँ पे 45+ एज पर्सन है वो यहाँ पे आए हुए हैं टीकाकरण। हम भी सरकार से यही गुजारिश करते हैं जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं इनमें चेकिंग की जाए, इनके देखा जाए और यहाँ पे आके मौके का फ़ायदा जो उठा रहे लोग। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप हमारे पीछे से देख सकते हो मुट्ठी कैंप में, जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और वैक्सीनेशन के लिए हमने सीनियर डॉक्टर से बात करने के लिए बात की। वो सीनियर डॉक्टर पॉजिटिव आ चुके हैं, रविंदर नाम है उनका डॉक्टर का, वो छुट्टी पे हैं। उनकी जगह दूसरी मैम कोई आए हैं, उन्होंने हमसे बात करने को मना कर दिया। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जहाँ पे हमने स्टाफ देखा, स्टाफ एक रूम में बैठा हुआ था और उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। और आप हमारे पीछे देख सकते हो कि 1 मई से वैक्सीनेशन सेंटर जो बढ़ने वाला है, सर वैक्सीनेशन ड्राइव देश में बढ़ने वाली है, उसी को मद्देनज़र देखते हुए आज हमने यहाँ का दौरा किया। आज 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होनी है, जिसमें 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और हमने आज देखा यहाँ पे कि कैसे सेंटर में प्रोसेस चल रहा है, तो हमें देखा जाए कैसे यहाँ पे चल रहा है। कपिल शर्मा के साथ JK न्यूज़ ब्रेक। मैं मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती समय से निकाल के इधर आए। भाइयों, आज स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि ह्यूमैनिटी इज अंडर अटैक। इंसानियत पे हमला हो रहा है और दुश्मन को हम देख नहीं सकते। सबसे पहले मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले जब उन्होंने अपनी सपुत्री को जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया और हमारे
कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनका मनोबल बढ़ाया। इन बातों से हमारे कोरोना वॉरियर्स और सक्षम होते हैं। आज के विषय पे आते हुए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ईसो का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डील ले, मगर वो दुकानों के मसलों में इतने उलझ गए कि एक लार्जर इशू जिसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बना है उस पर चुप्पी साधी। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, फार्मा काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते और फॉर्मर प्रेसिडेंट CCI होने के नाते मैं आज एक अपील करना चाहता हूँ। पहले तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, होटलियर्स और ट्रांसपोर्टर्स को और आम आवाम को भी पिछले साल लॉकडाउन में हमें भारी नुकसान हुआ फाइनेंशियल, उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। मगर मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदा रहेंगे तो फिर व्यापार कर लेंगे। आज जो स्थिति बड़े राज्यों में अक्रॉस इंडिया बनी हुई है, ये कोविड का जो स्ट्रेन आया है सेकेंड वेव में, ये जानलेवा है। जम्मू प्रोविंस में जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है और आने वाले दिनों में जो हम इस सर्ज को देख रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं है इसको हैंडल करने की। मेरे भाइयों, हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन अकेला इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। हम सबको मिलके सहयोग से इसको हैंडल करना है। तफसील मैंने प्रेस नोट में दी है। मेरी मेन डिमांड जो आदरणीय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से है कि ये डिसीजन का टाइम है। इस वक्त डिले हुई तो सदियां और इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारी मेन डिमांड है कि आने वाले शनिवार की शाम से 7 दिन का लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन 7 दिन का करें। इसको जो चेन को ब्रेक करना उसके लिए ज़रूरी है। 3 दिन का समय मैं इसलिए मान रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन से हमने सीखा है, जो टूरिस्ट भाई इधर आए हुए हैं या लेबरर्स हैं, फिर एसेंशियल्स खरीदने हैं आम आदमी ने, उसके लिए 3 दिन दिए जाए। और हमने सुझाव बड़े अच्छे उसको बड़ा गंभीरता से सोच के दिए हैं कि लॉकडाउन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो प्रेस नोट में मैंने आपको दिया है। मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे, इस पर देरी ना करें। और जो इंजीनियर्स हमारे जम्मू प्रोविंस के जिनको काम दिया गया है, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं हमारे पुंछ राजौरी से लेके डोडा बदरवा या कठुआ या जम्मू के, जो कुछ जनरेटर्स आए हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी, उनको वॉर फुटिंग पे इंस्टॉल कीजिए। ये याद रखिए कि आपके परिवार भी यहाँ के वासी हैं, ये ना हो कि हमें ऑक्सीजन के लिए भीख मांगनी पड़े। तो ये आपका दायित्व है, आपका इंसानी फर्ज है, इसको दिन रात लगा के वॉर फुटिंग पे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। वहीं पे कहीं ना कहीं इस वक्त जो है व्यापार मंडल, जो जम्मू का व्यापार मंडल है, उसके साथ जो फार्मेसिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, उन्होंने भी आज मनोज सिन्हा जी से एक ही अपील की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की है कि आने वाले शनिवार से 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो जम्मू कश्मीर में लगाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन ना लगे और लोग फिर भी अपनी मनमानी करते रहें। उसको देखते हुए जिस तरीके से कि जो सरकार, उन्होंने ये अपील ज़रूर की है कि जिस तरीके का भी गाइडलाइन जो है सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए की जा रही है, जनता को भी चाहिए कि उस गाइडलाइन को पूरे तरीके से फॉलो करें। घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी काम हो, और घर से जब निकले तो चेहरे पे मास्क ज़रूर हो, और साथ में अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का अपना ध्यान ज़रूर रखें, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, और सरकार की हर गाइडलाइन को फॉलो करें। और अब देखना ये है कि आने वाले शनिवार को सरकार किस तरीके का ये फैसला करती है। हालांकि उन्होंने सरकार से पुरजोर अपील की है, गुहार लगाई है कि आने वाले शनिवार को जम्मू कश्मीर में संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए। अनिल गुप्ता, जम्मू।
ये मकान उस कड़ी निकल रहा था। ये लड़का सुबह नमाज को जा रहा, रात को इसी मकान में थे। जब ये सुबह नमाज के लिए जा रहा मस्जिद में, वहाँ से जब आ गया ये, अभी हम अंदर थे, बस इसने मकान जैसा इसने देख दिया, बस इसने फौरी तौर डन कर दी। तुम क्या करते हैं यहाँ, मकान चल रहा है, आप सो रहे हैं, बस ऐसे उठे हम। अब इसकी मदद चाहिए हमें, और क्या है। हाँ, इसकी मदद चाहिए हमें। तो की मदद वो चाहिए आपको? मतलब जो इसको इस पे जो पैसे लगेंगे वो हमें चाहिए। अच्छा। हाँ। किस जनाब इस वक्त इस मकान पर कम से कम मेरा लगा होगा 8 लाख रुपये। हाँ। इस वक्त तो यो ऐसे निकल गया। यो किसी अगर यह आवाम में ना बोलेगी कि तो बैसन लाए क्या इधर, फिर मैं वापस आऊँ तो बैसूँ। अगर तुम लोग कहेंगे कि इसमें मारी जाएंगे या कोई वजह हो जाएगी, फिर हमका कोई ऐसा बताओ कि हमारा कोई चारा करो। गवर्नमेंट दूसरे के घर में इस बार बस रहा है, यहाँ पर नहीं है। और क्या यहाँ बसने की इसको मदद होनी चाहिए। और क्या है, गरीब है बिल्कुल, मकान 2 थे, दोनों गिर गए, ज़मीन भी चला गई इसकी। और क्या, और मर्जी खुदा की, वो सरकार की है, सरकार को मदद करनी चाहिए इसमें। और क्या जी सर के लिए देखिए जनाब, मैं खुद यहाँ पहुँचा और मैंने ये देखा, आपने भी देखा, वाकई इस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा हादसा हुआ है। ये ऊपर वाले की तरफ से हुआ है। अब इसको हिसाब से अगर जाएंगे हम तो इसको मिलने वाला कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन इसकी जो हालत है, पहले इसको सबसे इंटरिम रिलीफ चाहिए, इसको शार्ट मिलना चाहिए जहाँ मतलब ये अपने ये फैमिली को रख सकेगा। तो मेरी भी डी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इसको मतलब इंटरिम रिलीफ के लिए थोड़ा कुछ अपने रिलीफ से दे दें। तो थोड़े से मीन्स कि अगर वो हम जो रिलीफ केस बनाते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होती है, पक्का, सेमी पक्का, फिर मतलब कंक्रीट पक्का। उसमें वो मतलब इसमें एक कैटेगरी होती है। हम उसके हिसाब से कहते हैं। अगर वो इससे बियॉन्ड जाएंगे तो अगर थोड़ा हम कहेंगे थोड़ा इसके लिए मतलब रहने सहने के लिए शायद, और थोड़े बहुत मैं इस डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये भी इसमें इंटरवेन करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर अगर सही कर सकते, वही बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे डी साहब जो हलीम दिल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास फंड्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास 2 लाख, अगर कोई फैमिली रिहेबिलिटेट उनको करनी है तो इसमें ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अलबत्ता अगर हमारी जो हम रिलीफ केस बनाते हैं, ये मुझे पता है इसको कितनी मतलब कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। फिर ये जो साइल होता है वो फिर छोड़ता ही, इसको कागज़ को छोड़ता ही है, कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर इसको मतलब इंटरिम में कहूँगा, इसे डॉक्टर साहब से ये इसे मतलब थोड़ा बहुत मदाखलत करेगा इसमें, तो ये बसने के लायक रह जाएगा। अगर शार्ट चाहे कुछ भी हो, शार्ट तो शार्ट में कहूँगा, उसके लिए वो उसको बच्चे उनको थोड़ा बहुत वो गुजारा करेंगे। ये इंडस्ट्री नाम है, नेशनल स्पोर्ट्स है। नेशनल स्पोर्ट्स है। जो बंदे ऊपर पत्र डाल रहे थे, सीट डाल रहे थे, वो अचानक, मैं ऑफिस में बैठा था, अचानक आवाज़ आ गया। मैं बाहर आके देखी तो आंच लग रहा था। बस सिर्फ बाकी का सभी लोग देखते, 2 आदमी नहीं दिख रहे थे। तुरंत हम लोग फायर स्टेशन फ़ोन करके फायरिंग बुला लिया। ब्लास्ट किस चीज़ का हुआ है? ऐसा तो ऐसा चांसेस नहीं सर, ऐसा तो अभी ऐसा होने वाला चीज़ ही नहीं। नहीं कुछ नहीं सर। सर ब्लास्ट हुआ है, खिड़कियों के शीशे तक टूट गए हैं, सब बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद लोग यहाँ लगता है कि नहीं, ऐसा तो मेरे को उधर तो ब्लास्ट होने वाला चीज़ तो ऐसा नहीं सर। मेरा आइडेंटिफाई तो कुछ नहीं। इसके आसपास यहाँ पे एक जिंक और कॉपर का कुछ केमिकल बनाते हैं, उसकी फैक्ट्री है। और इसमें एक ये कहते हैं कि कुछ लोग ऊपर रिपेयर कर रहे थे और एक सडनली ब्लास्ट हुआ है। अब वो ब्लास्ट जो है एक्सीडेंटल है, डेलिब्रेट है, नेग्लिजेंसी है, दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी मैंने देखा कि 2 डेड बॉडीज़ हैं जो चार्ड हैं, बिल्कुल जल गई हैं, और एक आदमी जो है वो इंजर्ड है, जिसको अभी हमने GMC कठुआ में शिफ्ट किया हुआ है।
बाकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, इस एरिया को पूरा सैनिटाइज करके प्रॉपर सर्च करके चेक करेंगे कि कहीं कोई और आदमी गलती से तो नहीं था जिसको कहीं चोट लगी है या उसके साथ कोई हादसा हुआ है। और इस सिलसिले में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मैटर को। बट बहुत ही दुखद घटना है। और जैसे मुझे बता रहे हैं कि एक लड़का जो इन्होंने शकील नाम का जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी भी डेथ हो गई है। उसके साथ एक और आदमी, उसने कोई लेबरर लाया था, हेल्पर, उसकी भी डेथ हो गई है। ही इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। तो बाकी विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। थैंक यू। प्लांट लगाने की श्रृंखला के अंदर तेजी आ गई है। और अगला स्थान जो कमिटमेंट हुई है वो खलैनी क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल मशीनरी वहाँ से चली, लगने के लिए सूचित किया गया और सूचित करने के उपरांत पंजाब लुधियाना स्पेक्ट्रम नाम की संस्था जिसके मालिक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी हैं, उनके माध्यम से लगना था। उस कंपनी को ठेका उसका अलॉट हुआ। लेकिन बड़े दुख भरे शब्दों के अंदर कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, इस महामारी के अंदर जबकि जल्द से जल्द उसके लगाने का प्रबंध होना चाहिए था, वो मशीनरी रास्ते में रोक करके पंजाब के अंदर लगाने का प्रयास किया गया है। और जो हक जम्मू कश्मीर की जनता का था, उससे उसको वंचित रखने की बातें की गई हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के संज्ञान के अंदर भी ये बातें लाई हैं और आईजी और श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय से मैंने आग्रह करा है, ये पेस्ट्रम नाम की संस्था जो यहाँ ये सप्लाई करती है ये सारे पार्ट और ये मशीनरी, इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। क्योंकि इसने हमारी मशीनरी जो हमारे नाम से आ रही थी, जो हमारे नाम से ये प्लांट यहाँ लगना था, ये और किसी को कैसे दे दिया, इसके विषय के अंदर एक जांच चुका है और इसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। हमारी मशीनरी अगर 1-2 दिन के अंदर नहीं आती है, यहाँ से एक टीम रवाना करते हुए लुधियाना के अंदर इसको अरेस्ट करके लाना चाहिए। इस महामारी के अंदर जब इतने लोग मर रहे हैं, हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और वो जनरेशन प्लांट के माध्यम से खलैनी क्षेत्र के अंदर जो लोग यहाँ ये लगना था वो इससे वंचित हो गए हैं। इसलिए मैं माननीय डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर जम्मू के और IGP जम्मू से आग्रह करने का प्रयास करना चाहता हूँ और श्रीमान डुल्लू साहब से भी कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से, कृपा करके इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। पेस्ट्रम नाम की संस्था जिसके मालिक राजेंद्र सिंह है और इस पर कार्रवाई की जाए, तुरंत इसको गिरफ्तार करके जम्मू ले आया जाए। अगर ये 2 दिन के अंदर वहाँ से हमारा वो मशीनरी रवाना नहीं करता और वो खलैनी के अंदर नहीं लगती है, इस पर FIR दर्ज करते हुए इसको अरेस्ट किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। और माननीय उपराज्यपाल जी ने भी ये जो हमारे दिल्ली के केंद्रीय मंत्री महोदय हैं, उनके संज्ञान के अंदर लाया है। मुझे लगता है इन पर कोई कार्रवाई होगी।